एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पिगमेंट का काम क्या होता है बच्चों? पिगमेंट का काम होता है कलर देना। पिगमेंट जो होते हैं ना, इनका फंक्शन क्या होता है? पिगमेंट का काम होता है कलर देना। कलर अगर किसी चीज के पास प्रेजेंट है तो वो इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि कलर जो है वो पिगमेंट से मिलता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कलरफुल है, इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक क्या मिल रहा होगा? पिगमेंट मिल रहा होगा। यस और नो? यस और नो? तो ध्यान से देखेंगे, सिर्फ आपको साइनोफाइसी को छोड़ के जितने भी एल्गी की क्लासेस हैं उन सबके पास पिगमेंट की प्रेजेंस दिखेगी। क्या दिखेगी? पिगमेंट की प्रेजेंस दिखेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपके पास ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनकी लोकेशन क्या है? ये जो एल्गी है बच्चों, इनके पास जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, पहला क्वेश्चन आता है इनकी लोकेशन क्या है। तो एल्गी के पास जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो प्लास्टिड्स के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर। एल्गी के पास जो पिगमेंट्स मिलते हैं वो प्लास्टिड्स के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर मिलते हैं। कुछ कुछ साइनोफाइसी ऐसी होती है बच्चों जिनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके जो पिगमेंट होते हैं ना बच्चों, इनके पिगमेंट प्लास्टिड में नहीं मिलते। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। तो साइनोफाइसी के पास तो सेल ऑर्गेनेलीज ही नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंड, तो इनके पास पिगमेंट प्लास्टिड में नहीं मिलते। तो इनका पिगमेंट कहाँ मिलता है? ये देखो, ये सेल है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के इस तरीके से पेरिफ्री में जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं पिगमेंट्स। कौन सी क्लास में? साइनोफाइसी में। यहाँ इस तरीके से पेरिफेरल जो एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, वहां पे आके पिगमेंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये होता है आपका साइनोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मधु, आपके नेट में कोई दिक्कत होगी? बाकी बच्चों को सब कुछ सही नजर आ रहा है? आई थिंक वीडियो बफर कर रही है क्या? जल्दी से मुझे बताएंगे सब बच्चे। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं प्लास्टिड्स जो होते हैं उनका आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म सीखनी है, वो है क्रोमोप्लाज्म। क्या है? क्रोमोप्लाज्म। ये क्रोमोप्लाज्म क्या होता है? इससे क्वेश्चन आता है। क्रोमोप्लास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्रोमोप्लाज्म की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? क्रोमोप्लाज्म की। जो ये साइनोफाइसी वाली एल्गी है, इसके जो ये पेरिफ्री में, साइटोप्लाज्म के पेरिफ्री में पिगमेंट कलेक्ट हुआ है, इसी को क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। इसी को क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। तो क्रोमोप्लाज्म क्या है कि जो पिगमेंट्स हैं वो पेरिफ्री में कंसंट्रेटेड हो गए हैं और उसी को क्रोमोप्लाज्म हम लोगों ने कह दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स के टाइप। एल्गी में जो बाकी एल्गी हैं उनका जो पिगमेंट है वो कहाँ मिल रहा है बच्चों? उनका पिगमेंट मिल रहा है प्लास्टिड्स में। तो ये जो प्लास्टिड होते हैं ना बच्चों, एल्गी में दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक इनके पास मिलता है ल्यूकोप्लास्ट और एक मिलता है इनके पास क्रोमोप्लास्ट। क्या मिलता है? क्रोमोप्लास्ट। इनके पास दो टाइप के प्लास्टिड मिलते हैं, एक मिलता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्या मिलता है बच्चों? दूसरा इनके पास मिलता है क्रोमोप्लास्ट। जो आपका बच्चों ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, ये आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है। तो इस पे से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कलरलेस प्लास्टिड कौन है? तो कलरलेस प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ कि प्लास्टिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जबकि क्रोमो का मतलब ही क्या होता है बच्चों? क्रोमो वर्ड का मतलब है कलर। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये आपके कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। कैसे प्लास्टिड होते हैं बच्चों? ये आपके कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, जो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, इनके पास ध्यान से देखेंगे, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना बच्चों, इनके पास क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मिलता है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मिलता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग कलर इंपार्ट होता है। क्या इंपार्ट होता है? अलग अलग कलर इंपार्ट होता है। क्रिस्टल शर्मा, अच्छा रिपीट कर दूं, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि प्लास्टिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के पास जो कलर होता है ना, बच्चों, जनरली वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और भी पिगमेंट होते हैं, लेकिन जनरली वो कलर किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल। तनिष्का, जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, ऐसे प्लास्टिड भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है,
तो अब देखो, ये जो क्रोमोप्लास्ट है बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये जो क्रोमोप्लास्ट है, अगर इसके पास, इस क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल ए भी मिल रहा है और इसके पास क्लोरोफिल बी भी मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें बता रही हूं। ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों मिल रहे हैं, उस क्रोमोप्लास्ट को ही बच्चों हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एल्गी का क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों मिले, उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल बी जो होता है वो एब्सेंट होता है, उनको क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमैटोफोर्स। तो ये सारे टर्म्स ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन इन पे से क्वेश्चन आता है। ल्यूकोप्लास्ट, बच्चों ध्यान से देखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है कलरलेस, क्रोमो का मतलब है कलर्ड। क्रोमो भी दो टाइप के हैं, क्लोरो और क्रोमैटोफोर। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोफिल ए और बी दोनों है, और क्रोमैटोफोर का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, चले आगे। अब देखो, अब हमें एक एक करके, अब हमें बच्चों एक एक करके ये जो पिगमेंट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। अब हमें पिगमेंट्स का नाम अच्छे से पढ़ना है। अभी तो हमने प्लास्टिड देखा है, अब हमें पिगमेंट्स को अच्छे से देखना है। किसको अच्छे से देखना है बच्चों? अब हमें पिगमेंट्स को अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले हम कौन सा पिगमेंट पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? क्लोरोफिल पिगमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों एल्गी के अंदर ना, एल्गी के अंदर, ये जो आपकी एल्गी है इसके अंदर 5 टाइप के क्लोरोफिल मिलते हैं। इसके अंदर 5 टाइप के क्लोरोफिल मिलते हैं। एल्गी के अंदर बच्चों 5 तरीके के क्लोरोफिल पिगमेंट मिलते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए। एबीसीडी आती है ना, तो ए से लेके ई तक ये 5 टाइप के क्लोरोफिल जो है ये अलग अलग टाइप की एल्गी में मिलते हैं। लेकिन तुम्हें पूछा जाएगा वो कौन सा क्लोरोफिल है जो सारी की सारी एल्गी में मिलता है, तो वो है क्लोरोफिल ए। कौन सा है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है बच्चों, क्लोरोफिल ए जो है ये सारी की सारी एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ एल्गी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। अब देखो PGQP22 में, यस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लाइफ साइंसेस का सब बच्चों को एक ही जैसा आएगा। जो बायोटेक वाले हैं उनका अलग आएगा, बायोटेक वालों का अलग आएगा, लाइफ साइंसेस का अलग आएगा, जिसने स्पेसिफिक बॉटनी भरा है उसका अलग आएगा, जिसने स्पेसिफिक जूलॉजी भरा है उसका पेपर अलग आएगा। सबका सेम कैसे आ सकता है? ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल ए क्या है बच्चों? क्लोरोफिल ए वो यूनिवर्सल क्लोरोफिल है जो सारी की सारी एल्गी में मिलता है। ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं क्लोरोफिल के अलावा और कौन सा पिगमेंट है जो एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। उस पिगमेंट का नाम है बच्चों ज़ैंथोफिल। उस पिगमेंट का नाम क्या है? ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी बहुत सारी एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। ज़ैंथोफिल बनता कैसे है? जो आपके कैरोटीन्स होते हैं, जो आपके कैरोटीन्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैम कैरोटीन्स किससे बनते हैं? बच्चों कैरोटीन्स बनते हैं आइसोप्रिन की यूनिट से। किससे बनते हैं? आइसोप्रिन की यूनिट से। कैरोटीन को जब आप लोग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दे देते हो तो यही कैरोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ज़ैंथोफिल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ज़ैंथोफिल्स में। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन इन दोनों को मिला के हम लोग कैरोटिनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैरोटिनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार तो डिफरेंस पूछ लेता है कि ज़ैंथोफिल और कैरोटीन में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फर्क होता है। कैरोटीन के पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, और जब इन्हीं कैरोटीन को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दे देते हैं तो वो आपके ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कौन कौन से ज़ैंथिन है, कौन कौन से ज़ैंथिन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से ज़ैंथोफिल्स हैं। ज़ैंथोफिल्स कौन कौन से हैं जो आपको एल्गी में देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से हमारी बात सुनेंगे बच्चों। हमारे पास देखने को मिलता है वोइला ज़ैंथिन। क्या देखने को मिलता है? वोइला ज़ैंथिन। हमारे पास देखने को मिलता है फ्यूकोज़ैंथिन। क्या देखने को मिलता है? फ्यूकोज़ैंथिन। हमारे पास देखने को मिलता है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, नियोज़ैंथिन। कौन सा ज़ैंथिन? नियोज़ैंथिन। ऐसे बहुत सारे ज़ैंथोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके नाम मैंने आपको कुछ बता दिए जो आपकी एल्गी में देखने को मिलते हैं।
ज़ेंथोफिल फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, ये देखो, देखो, देखो ध्यान से देखेंगे। ज़ेंथोफिल क्या होते हैं बच्चों? मैंने बोला कैरोटीन मॉलिक्यूल को अगर आप लोग ऑक्सीजन दे दोगे तो आपका ज़ेंथोफिल नाम का पिगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ज़ेंथोफिल नाम का पिगमेंट बन जाएगा। कैरोटीन जो होते हैं बच्चों, ये किस चीज से बनते हैं? तो ये आपके आइसोप्रीन मॉलिक्यूल की यूनिट से बनते हैं। बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट मिलके कैरोटीन को बनाती है, और उस कैरोटीन को जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो ज़ेंथोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्लियर है तुम्हें क्यूटिन H2 और क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल शर्मा, अब तुम्हें समझ में आ गया? अब आ गया समझ में? देखो बेटा, पेपर कैसा आएगा इन सब के बारे में आप मुझे क्लास के बाद में पूछना। टॉपिक के बीच में ना फिर वो डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप क्लास के एंड में मुझे अपने इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप करना, ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का जो पिगमेंट हमें पढ़ना है, जो एल्गी में मिलता है, वो है कैरोटीन्स। क्या पढ़ने हैं? कैरोटीन। ठीक है, क्या पढ़ने हैं? कैरोटीन। कैरोटीन्स, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कैरोटीन्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं बताओ? कैरोटीन्स बच्चों ऑक्सीजन फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? ऑक्सीजन फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये बनते किससे हैं बच्चों? ये आइसोप्रिन की यूनिट से बनते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या कैरोटीन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या एब्सेंट? करेक्ट और इनकरेक्ट बताओ। तो कैरोटीन्स में ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती है। ये आइसोप्रिन की यूनिट से बनते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, जो अल्फा कैरोटीन बहुत टाइप के होते हैं, जो अल्फा या फिर हम लोग ए कैरोटीन भी कहते हैं, ये किस पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, मैचिंग का क्वेश्चन आता है, ये आपका क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफाइसी में। ये आपका रोडोफाइसी में भी प्रेजेंट होता है। जो आपकी रेड ग्रीन एल्गी है उनमें अल्फा कैरोटीन या फिर ए कैरोटीन देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चों जो आपका बीटा कैरोटीन है, कौन है? बीटा कैरोटीन। ये ऐसा कैरोटीन है जो सारी की सारी एल्गी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? सारी की सारी एल्गी में देखने को मिलता है। उसके बाद जो आपका सी कैरोटीन है, जो आपका सी कैरोटीन है वो आपको क्लोरोफाइसी के मेंबर में देखने को मिलता है। मैचिंग का क्वेश्चन आता है इसीलिए लिखवा रही हूं, ठीक है? और जो आपका ई कैरोटीन है, और बच्चों जो आपका ई कैरोटीन है वो देखने को मिलता है बेसिलेरियोफाइसी में। बेसिलेरियोफाइसी में तुम्हें बहुत प्रिसाइज नोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो लिख लो, वरना पूरी पूरी बुक्स पढ़ते रह जाओगे। आ गई बात समझ में? चले आगे, चले आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ्लैविसीन क्या होता है? फ्लैविसीन भी बच्चों एक टाइप का कैरोटीन मॉलिक्यूल ही है। ये आपको साइनोफाइसी के मेंबर में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? साइनोफाइसी के मेंबर में देखने को मिलता है। बेटा आप अपनी सेटिंग, जो सेटिंग है डाटा वाली, जो सेटिंग है उसमें अपना रिजोल्यूशन इंक्रीज कर लो, सब कुछ अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब हमें देखना है इसके अलावा, ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सा पिगमेंट है जो एल्गी में देखने को मिलता है? हमें बच्चों एल्गी के अंदर फाइकोबिलिन नाम का पिगमेंट भी देखने को मिलता है। फाइकोबिलिन्स नाम का जो पिगमेंट है, फाइकोबिलिन नाम का जो पिगमेंट है बच्चों, वो भी हमें एल्गी को देखने को मिलता है। आकांक्षा मिश्रा बेटा प्लीज, क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या होगा, कैसे होगा। पहले हम लोग अपनी थ्योरी पे ध्यान देंगे, ठीक है? क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, रिदम पूरी खराब हो जाती है। उसके बाद हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे ये सारी बातें, ठीक है? फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं बच्चों? फाइकोबिलिन्स ना वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं बच्चों आपके, ये आपके वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, कैसे प्रोटीन होते हैं? वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं आपके, बाइल पिगमेंट्स भी बच्चों आपके फाइकोबिलिन्स में ही आते हैं। ठीक है, फाइकोबिलिन्स, फाइको से याद रखेंगे, फाइकोबिलिन्स जो होते हैं बच्चों ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके फोटोसिंथेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। एल्गी के अंदर, एल्गी के अंदर जो आपका फोटोसिंथेटिक, एल्गी के अंदर जो आपका फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके फाइकोबिलिन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइकोबिलिन्स। देखो बच्चों, फाइकोबिलिन्स की वजह से ना आपको कलर मिलता है। क्या मिलता है? कलर। तो अब आपको ये नाम याद रखना है, आपको नाम याद रखना है। अगर बात आ रही है कि रेड कलर किसकी वजह से होता है, बात आ रही है कि रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो बच्चों रेड कलर होता है फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। फाइकोएरिथ्रिन जो है बच्चों ये फाइकोबिलिन का ही नाम है। फाइकोबिलिन बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो फाइकोएरिथ्रिन ऐसा फाइकोबिलिन है जिसकी वजह से आपको रेड कलर मिलता है। क्या मिलता है? रेड कलर मिलता है। सिमिलरली फाइकोसियानिन, इंपॉर्टेंट है ये, फाइकोसियानिन की वजह से हमें ब्लू कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है बच्चों? हमें ब्लू कलर देख
को मिलता है। ठीक है, तो ये जो फाइकोएरिथ्रिन है ये हमें कौन सी मेंबर्स में देखने को मिलता है? रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी के मेंबर में मिलता है। और ये जो आपको फाइकोसियानिन है ये आपका साइनोफाइसी के मेंबर में देखने को मिलता है। मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं इसी पे से, मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इसी पे से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, चले आगे, चलूं आगे। अब बात आती है कि इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन क्या है बच्चों? ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं बच्चों? ये आपके लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट की तरह काम करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए होती है ये उस सनलाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए को ही आगे चल के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवानी है। ठीक है, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट की तरह काम करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है पायरिनॉइड्स के ऊपर। पिगमेंट्स खत्म हो गए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एल्गी के सेल में और क्या देखने को मिलता है। तो बच्चों एल्गी के सेल में आपको पायरिनॉइड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पायरिनॉइड्स। ठीक है, पायरिनॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? पायरिनॉइड्स ना आपकी प्रोटीन से बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। ये प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अभी मैंने तुम्हें क्रोमैटोफोर्स बताया था ना। क्रोमैटोफोर्स मतलब ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके पास क्लोरोफिल बी नहीं है। तो ये क्रोमैटोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में? कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये क्रोमैटोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनल जो है, ये जो पायरिनॉइड्स हैं, इनका फंक्शंस बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो पायरिन का फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं बच्चों? ये सिंथेसिस भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। किसको? स्टार्च को। जो स्टार्च होता है बच्चों, स्टार्च जो आपका स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट्स में, और हमारे अंदर जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है? ग्लाइकोजन। तो इस स्टार्च को बनाना और बना के उसको स्टोर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पायरिनॉइड्स का। किसका फंक्शन है? पायरिनॉइड्स का फंक्शन है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? पायरिनॉइड्स क्या होते हैं, पायरिनॉइड्स का फंक्शन क्या है? क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, इसके आगे बच्चों, इसके आगे अब हमें स्टडी करना है रिप्रोडक्शन। अब हमें स्टडी करना है बच्चों रिप्रोडक्शन। एल्गी का रिप्रोडक्शन, एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अब हम इसकी स्टडी करनी है। अब हमें क्या स्टडी करनी है? यस बिल्कुल विशाली, लास्ट ईयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि एल्गी जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। एल्गी का रिप्रोडक्शन अब हम लोगों को स्टडी करना है। एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, या इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सारा काम अब हमें स्टडी करना है। तो बच्चों एल्गी के अंदर ना तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एल्गी के अंदर तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब एल्गी जो है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है,
ओके, मैं चेक कर लेती हूँ, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। बारिश की वजह से ना कई बार ये इंटरनेट कनेक्शन में इशू हो जाता है, ड्यू टू रेनिंग कई बार इशू हो जाता है। एक सेकेंड रुको, मैं चेक कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। क्रिस्टल शर्मा, इट वॉज स्टेबल व्हेन आई हैव स्टार्टेड, इट्स नॉट इन माई हैंड। रेनिंग की वजह से हर जगह इशू आता है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, इज इट फाइन नाउ? प्लीज चेक एंड लेट मी नो, इज इट फाइन नाउ? जल्दी से मुझे बताइए, इज इट फाइन नाउ? जल्दी से रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं एल्गी का। तो एल्गी बच्चों तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। एल्गी आपका वेजिटेटिव मेथड से भी रिप्रोड्यूस करता है, एल्गी आपका एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करता है, मेथड से एल्गी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो वेजिटेटिव में किस किस टाइप से एल्गी क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एल्गी क्या कर सकता है, एल्गी सेल डिवीजन कर सकता है। क्या कर सकता है? एल्गी सेल डिवीजन कर सकता है, या फिर इसको हम लोग सेल फिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल फिजन भी कहते हैं। सेल फिजन में या फिर सेल डिवीजन में क्या होता है, एल्गी होती है। जनरली ये वाला जो मेथड है आपका, ये आपका यूनिसेलुलर एल्गी में देखने को मिलता है। सब बच्चों को पता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है, आपकी यूनिसेलुलर एल्गी है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिंगल एल्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फिजन का नाम देते हैं या फिर सेल डिवीजन का नाम देते हैं। किसका नाम? जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है बच्चों, ये माइटोटिक माइटोसिस करती है और दो डॉट में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह लाइफ सस्टेन करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। अब देखो नेक्स्ट जो मेथड है वेजिटेटिव का, नेक्स्ट जो मेथड है वेजिटेटिव का, ध्यान से देखेंगे। जो नेक्स्ट मेथड है वेजिटेटिव का, वो है आपका होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया क्या होता है? होर्मोगोनिया क्या होता है? ध्यान से ये देखेंगे। होर्मोगोनिया क्रिस्टल क्लियर? आप क्रिस्टल शर्मा, फ्रेगमेंटेशन और फिजन को जब हम एल्गी की बात करते हैं तो हम वेजिटेटिव में मानते हैं। जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं एल्गी की रिस्पेक्ट में, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? स्पोर्स को कंसीडर करते हैं। आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि एल्गी की सबसे अच्छी बुक है एल्गी बाय वशिष्ठा, आप उसमें भी इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। सेकेंड मेथड होर्मोगोनिया। देखो होर्मोगोनिया क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं बच्चों, जब कैसी कंडीशंस आती हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो एल्गी के लिए फेवरेबल नहीं है। वो एल्गी के लिए क्या नहीं है बच्चों? वो एल्गी के लिए फेवरेबल नहीं है। तो होता क्या है, ये जो तुम्हारा एल्गी का फिलामेंट है ना, इसमें बीच बीच में कुछ सेल्स बनते हैं जिनको जिनको हेट्रोसिस्ट सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेट्रोसिस सेल के नाम से जानते हैं, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में भी हेल्प करते हैं। या फिर इनमें एक और टाइप के सेल्स बन सकते हैं, एक और टाइप के सेल्स बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं जिनका अलग अलग नाम है, जो आपको ना जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये जो एल्गी का फिलामेंट होता है इसमें अलग अलग टाइप के सेल बनते हैं।
इन सेल के बीच का जो ये टुकड़ा होता है ना, ये क्या हो जाता है बच्चों, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है और ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बच्चों को अगर नाम जानना है तो मैं बता दूं, नेक्रीडिया नाम के सेल्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, नेक्रीडिया नाम के सेल्स भी बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो छोटा सा फिलामेंट है, ये वाला जो फिलामेंट है, 1 फिलामेंट, 2 फिलामेंट, 3 फिलामेंट, जितने भी फिलामेंट टूटेंगे वो उतने नए नए एल्गी में कन्वर्ट होते जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होर्मोगोनिया क्या होता है, समझ में आ गया? होर्मोगोनिया में अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो एल्गी की बॉडी होती है, एल्गी का जो ट्राइकोम होता है, ये बहुत सारे सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और हर एक सेगमेंट एक नई एल्गी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड, ट्यूबर्स फॉर्मेशन। ट्यूबर्स फॉर्मेशन भी एक तरीका है जिसकी वजह से एल्गी क्या करती है बच्चों, रिप्रोड्यूस करती है, एक नई एल्गी को बना लेती है। होता क्या है, ऐसा देखा गया, जो कैरा है आपकी, कैरा क्या है बच्चों, आपकी ग्रीन एल्गी है, कैरा के अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, ट्रू रूट्स नहीं मिलती लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिनको राइजोइड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, जिनको हम लोग राइजोइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं, ये राइजोइड्स क्या करते हैं, इस तरीके से फूल जाते हैं, ये इस तरीके से स्वेलो कर जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर हो जाता है, इनके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर हो जाता है। तो ये जो राइजोइड्स हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये इस तरीके से फूल जाते हैं, और जहां जहां ये स्वेलन स्ट्रक्चर, ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, इसको ट्यूबर बोलते हैं, जहां जहां ये स्वेलन स्ट्रक्चर जाके जर्मिनेट करता है, वहां जाके बच्चों न्यू एल्गी बन जाती है। क्या बन जाती है, न्यू एल्गी। तो ये भी एक मेथड है, जिससे आप क्या करवा सकते हो बच्चों, जिससे आप एल्गीज, एक एल्गी से, एक पेरेंटल एल्गी से क्या बनवा सकते हो, एक और नई एल्गी बनवा सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वेजिटेटिव मेथड में नेक्स्ट हमें पढ़ना है बडिंग। बडिंग तो सब बच्चों को पता ही है, बडिंग क्या होता है, देखो ये एक एल्गी की बॉडी है, इसमें क्या होगा, इसमें एक छोटा सा बड निकलेगा, ये बड जर्मिनेट कहां करेगा, जहां भी ये गिरेगा वहां जाके जर्मिनेट करेगा और वापस से एक नई एल्गी बना लेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग। एल्गी की मेन बॉडी में से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा, ये बड जहां भी गिरेगा, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बडिंग। और कैसे एल्गी रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव मेथड से, एल्गी के अंदर एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी बनती हैं। क्या बनती है बच्चों, एडिशनल ब्रांचेस, जिनको एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं, ये ब्रांचेस भी बनती हैं, जिससे एल्गी क्या करती है बच्चों, जिससे एल्गी रिप्रोड्यूस करती है। होता क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये एल्गी का थैलस स्ट्रक्चर है, ये पेरेंट थैलस है। इस थैलस में एक इस तरीके से ब्रांच निकलती है, इस थैलस से इस तरीके से एक ब्रांच निकलती है, जिसको हम लोग एडवेंटिशियस ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस ब्रांच बोलते हैं। एल्गी का ये जो टुकड़ा है, ये जहां भी गिरेगा वहां पे क्या कर देगा, जर्मिनेट कर जाएगा और एक न्यू एल्गी बन जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपने फ्यूकस सुना होगा, फ्यूकस में इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। आपने और क्या सुना होगा, डिक्टायोटा इसका बेस्ट एग्जांपल है। फ्यूकस हो गया, डिक्टायोटा हो गया, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हमें देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सारा हो गया वेजिटेटिव के बारे में। अब हमें देखना है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में देखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एल्गी स्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है, स्पोर्स। अब आप लोगों को बोलोगे स्पोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। स्पोर्स बच्चों सेल्स ही होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स सेल ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे सेल होते हैं जो विदाउट फ्यूजन, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी फ्यूजन के जर्मिनेट कर जाते हैं और एक नई एल्गी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नई एल्गी। गैमीट्स में और स्पोर्ट्स में यही तो फर्क है। गैमीट्स जो होते हैं क्या करते हैं, ये एक मेल गैमेट है, ये एक फीमेल गैमेट है, इनको बच्चों फ्यूजन करना पड़ता है, तब जाके ये क्या करते हैं, ये न्यू एल्गी बनाते हैं
और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके स्पोर्स बनते हैं, ये भी सेल्स ही होते हैं, लेकिन जब ये नई एल्गी बनाते हैं तो इनको जर्मिनेट करने के लिए फ्यूजन की नीड नहीं होती। तो व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स जो है बेटा, जनरली स्पोर्स जो होते हैं ये जनरली मोटाइल भी हो सकते हैं और ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मतलब इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो spores are those cells that germinate without fusing and form the new individual. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? अब हमें इन स्पोर्ट्स का नाम पढ़ना है बच्चों, अब हमें इन स्पोर्ट्स का नाम पढ़ना है। तो सबसे फेमस स्पोर्ट्स जो आप सबने सुने हुए हैं वो है जू स्पोर्ट्स। क्या है बच्चों? जू स्पोर्ट्स। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जू स्पोर्ट्स जो है वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल है इसका मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का नंबर 2 किस में होता है, मतलब 2 फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होते हैं? तो वो है आपकी फेवरेट ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास। कौन है? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 4 फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होते हैं। तो यूलोथ्रिक्स जो आपकी एल्गी है उसके पास 4 फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं? 4 फ्लैजिला। ठीक है। और बहुत सारे फ्लैजिला किसमें हो सकते हैं? बहुत सारे मतलब 4 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, बहुत सारे फ्लैजिला किसमें देखने को मिलते हैं? आपको ईडोगोनियम में। किसमें देखने को मिलते हैं? आपको ईडोगोनियम में देखने को मिलते हैं, आपको वुचेरिया में देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, इन पे से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो जू स्पोर्ट्स बच्चों कैसे होते हैं? जू स्पोर्ट्स जो है वो मोटाइल होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब देखो ये हो गया जू स्पोर्ट्स। उसके बाद बनते हैं बच्चों एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो एप्लानोस्पोर्स है ये क्या होते हैं। जू स्पोर्ट्स तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं ना बच्चों, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं। कैसे स्पोर्ट्स होते हैं बच्चों? ये लोग नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं। नॉन मोटाइल है इसका मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है? फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। जनरली ये जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल एल्गी में मिलते हैं और जो जू स्पोर्ट्स होते हैं वो एक्वेटिक एल्गी में मिलते हैं। जनरली जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एल्गी में मिलते हैं और जो जू स्पोर्ट्स होते हैं वो एक्वेटिक एल्गी में मिलते हैं। ठीक है। देखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एप्लानोस्पोर एक्वेटिक हैबिट में नहीं मिलेगा। मैं जनरली बता रही हूँ। ठीक है, मैं जनरली बता रही हूँ। अगर मैं एक्वेटिक के केस की बात करूं कि वो कौन सी एक्वेटिक एल्गी है जिसके अंदर एप्लानोस्पोर मिलते हैं, तो आप यहाँ पे यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल याद कर सकते हो। किसका एग्जांपल याद कर सकते हो? यूलोथ्रिक्स का। ठीक है। इनमें और जू स्पोर्ट्स में क्या फर्क होता है बच्चों? ये जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं ना, ये जो आपके एप्लानोस्पोर्स होते हैं, एक तो इनके पास फ्लैजिला नहीं है। ठीक है। और जू स्पोर्ट्स के पास एक स्पेशल टाइप की सेल वॉल नहीं होती। वो स्पेशल टाइप की सेल वॉल जो होती है एप्लानोस्पोर के पास होती है। किसके पास होती है? एप्लानोस्पोर के पास। जू स्पोर के पास, जो आपके जू स्पोर है बच्चों, इनके पास फ्लैजिला तो प्रेजेंट है। इन जू स्पोर के पास फ्लैजिला तो प्रेजेंट है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप की सेल वॉल, एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये सेल वॉल एप्लानोस्पोर के पास प्रेजेंट होती है। किसके पास प्रेजेंट होती है? एप्लानोस्पोर के पास। एप्लानोस्पोर ना जनरली ड्रफ कंडीशन में बनते हैं। जो सूखापन होता है ना, ड्राई कंडीशन जो होती है, उस कंडीशन में बनते हैं ताकि इनके अंदर का जो पानी है थोड़ा बहुत वो बाहर एनवायरमेंट में ना चला जाए, ये जो है डेसिकेट ना हो जाए। आ गई समझ में? आ गई बात समझ में? एप्लानोस्पोर और जू स्पोर का डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट जो टाइप के आपको स्पोर पढ़ने हैं बच्चों, ये आते हैं, क्वेश्चन आता है स्पोर पे, ये है हिप्नोस्पोर्स। कौन से स्पोर्ट्स बच्चों? हिप्नोस्पोर्ट्स क्या होता है? हिप्नोस्पोर आपका एक तरीके का एप्लानोस्पोर ही होता है। हिप्नोस्पोर बच्चों आपका एक तरीके का एप्लानोस्पोर ही होता है। होता क्या है ध्यान से देखेंगे। जब हमारे पास बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो ये जो एप्लानोस्पोर थे इनके पास अपनी एक सेल वॉल थी ना, लेकिन इस सेल वॉल से अब काम नहीं चलता। ये जो सेल वॉल है बच्चों अब इनसे काम नहीं चल रहा।
अब क्या करना पड़ता है इनको, अब इनको अपने बाहर एक और थिक सी सेल वॉल सिक्रेट करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर की कंडीशन बहुत अनफेवरेबल है, तो इनको अपने बाहर एक और थिक सेल वॉल सिक्रेट करनी पड़ती है ताकि ये इस अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचा सकें। जैसे ही बच्चों इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही इनके लिए कौन सी कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, वैसे ही ये क्या कर जाते हैं, ये जर्मिनेट कर जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ज़ूस्पोर के पास वॉल नहीं है, एप्लानो के पास एक थिक वॉल है, हिप्नो के पास एक और थिक वॉल है जो उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चले आगे। नेक्स्ट टाइप की जो आपको स्पोर पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं टेट्रा स्पोर्स। कौन से स्पोर्स पढ़ने हैं बच्चों? अब आपको पढ़ने हैं टेट्रा स्पोर्स। टेट्रा स्पोर्स क्या होता है ये देखने जा रहे हैं कि टेट्रा स्पोर्स क्या होते हैं। ध्यान से देखेंगे टेट्रा स्पोर्स क्या होते हैं। अब हमें पढ़ने हैं टेट्रा स्पोर्स। टेट्रा मतलब ही क्या है? चार। टेट्रा नाम से पता चल रहा है ना बच्चों, टेट्रा का मतलब ही क्या होता है? फोर। ठीक है, तो टेट्रा स्पोर्स क्या होता है? ये एक स्पोरेंजियम है, ये एक स्पोरेंजियम है जिसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम मतलब वो स्पोरेंजियम जिसके अंदर टेट्रास्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? टेट्रास्पोर्स। बच्चों टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। पहली बात तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, इस टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर एक स्पोर होता है, वो स्पोर मियोसिस करके चार स्पोर बनाता है, और ये चारों स्पोर जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये चारों स्पोर एक ही स्पोरेंजियम के अंदर बने हैं, एक साथ हैं, इसी रीजन से इनको टेट्रास्पोर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेट्रास्पोर्स के नाम से जानते हैं। और ये आपका पॉलीसाइफोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्वेश्चन आता है टेट्रास्पोर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो टेट्रास्पोर्स बच्चों आपका पॉलीसाइफोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो क्योंकि ये स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, तो जब बच्चों ये जर्मिनेट करेंगे तो ये हमेशा एक हैप्लॉइड प्लांट ही बनाएंगे। ये एक हैप्लॉइड प्लांट ही बनाएंगे बच्चों, ये डिप्लॉइड नहीं बनाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे। अब देखो, अब हमें पढ़ने हैं ऑटो स्पोर्स। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। देखो ऑटो स्पोर्स एक तरीके के एप्लानो स्पोर्ट्स ही होते हैं। ऑटो स्पोर्ट्स एक तरीके के एप्लानो स्पोर्ट्स ही होते हैं, बस एक स्पेशल टाइप के एप्लानो स्पोर्ट्स होते हैं बच्चों। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल इनके पेरेंट के जैसा होता है। इनका जो बच्चों स्ट्रक्चर होता है ना वो हूबहू इनके पेरेंट के जैसा होता है। सिर्फ इतना फर्क होता है, पेरेंट जो होते हैं वो बड़े होते हैं और ऑटोस्पोर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ये डिट्टो अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। आप पता नहीं लगा सकते कि मम्मी पापा हैं या बच्चा है अगर साइज में का डिफरेंस ना हो। तो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स के ही रेप्लिका होते हैं। सिर्फ क्या फर्क होता है, इनका साइज जो है वो कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। जिसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग याद करोगे, क्लोरेला। क्या याद करोगे? क्लोरेला। एग्जांपल तुम्हें पता होने चाहिए। अब एक बच्चे ने बोला था ए काइनेट्स, तो देखो मैं यहाँ पे तुम्हें ए काइनेट्स बता रही हूँ। ए काइनेट्स को तुम्हें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पढ़ना था बच्चों। ए काइनेट्स क्या होते हैं? कुछ एल्गी में ना, कुछ एल्गी में जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, कुछ एल्गी में जो वेजिटेटिव सेल होते हैं ना, ये अपने आप के बाहर एक बहुत ज्यादा थिक वॉल सिक्रेट कर लेते हैं। ये जो वेजिटेटिव होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा थिक वॉल सिक्रेट कर लेते हैं, और इन्हीं वेजिटेटिव सेल को हम स्पोर मानते हैं, और उस स्पोर को ए काइनेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ए काइनेट्स के नाम से जानते हैं। दरअसल ये वेजिटेटिव सेल ही होते हैं। इनका स्पेशलिटी क्या होती है? इनके पास फूड रिजर्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा खाना इनके पास इकट्ठा होता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ए काइनेट्स क्या होते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिनोय, यस, वेरिएशन जो है वो नेचर का रूल है, लेकिन सारी की सारी चीजें वेरिएशन शो नहीं कर सकती। ऐसे तो क्लोन बनते हैं। क्लोन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उनके बच्चे बिल्कुल उनके जैसे होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके बच्चे बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। ठीक है, इसी वजह से तो हमारे पास मियोसिस और माइटोसिस दोनों है। मियोसिस की वजह से वेरिएशन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, लेकिन एसेक्सुअल की वजह से वेरिएशन नहीं आता।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एकाइनेट्स एंड हिप्नोस्पोर्स। जो हिप्नोस्पोर्स होते हैं ना, देखो ध्यान से सुनेंगे, जो हिप्नोस्पोर्स होते हैं ना वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, लेकिन जो एकाइनेट्स होते हैं ना ये अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं बनते हैं। जो आपके हिप्नोस्पोर्स हैं उनके पास जो स्पोर है वो एक्चुअल में एक स्पोर ही होता है, लेकिन एकाइनेट्स जो होते हैं ना ये वेजिटेटिव सेल होते हैं जो स्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें पता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। जब हमें 2 अलग अलग तरीके के गैमीट्स मिलेंगे तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो एक को हम मेल की तरह मानते हैं, यस और नो, एक को हम मेल की तरह मानते हैं, और दूसरा कैसा होता है बच्चों? दूसरा होता है आपका फीमेल। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, गैमीट्स की प्लॉइडी हमेशा हैप्लॉइड होती है। जब ये फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट होता है आपका डिप्लॉइड, और इस जाइगोट से वापस क्या बनता है बच्चों? वापस से न्यू इंडिविजुअल बनता है। वापस से क्या बनता है? न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस क्या है कि हमें 2 अलग अलग टाइप के गैमीट्स चाहिए जो मेल और फीमेल की तरह एक्ट कर सके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट पढ़ना है आपको ऑटोगैमी। क्या पढ़ना है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ये एक मदर सेल थी, ये एक मदर सेल थी, इसने अपने डॉटर सेल बनाए, इस मदर सेल ने अपने डॉटर सेल बनाए। ये दोनों डॉटर सेल आपस में फ्यूज कर गई। क्या कर गई? फ्यूज कर गई, और इन्होंने बना लिया फ्यूज करके जाइगोट। मतलब एक ने मेल की तरह एक्ट किया, एक ने फीमेल की तरह, और इन्होंने जाइगोट बना लिया। तो ऑटो का मतलब होता है कि सेम मदर सेल के बच्चों ने, सेम मम्मी के बच्चों ने आपस में फ्यूजन कर लिया जिससे जाइगोट बना। ठीक है, आ गई बात समझ में? और इस जाइगोट से क्या बन जाएगा? एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ऑटोगैमी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डाई एटम्स। क्या है? डाई एटम्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं क्रिस्टल शर्मा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। चले आगे। ऑटोगैमी हैप्लॉइड में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हो, क्योंकि माइटोसिस n से n भी कर सकता है, 2n से 2n भी कर सकता है। माइटोसिस में प्लॉइडी लेवल का नंबर सेम होता है। ठीक है क्रिस्टल शर्मा, अब देखो सेकंड ऑटोगैमी क्लियर है सबको? ऑटोगैमी क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट हमें पढ़नी है होलोगैमी। नेक्स्ट बच्चों, जो नेक्स्ट हमें टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है उसका नाम है होलोगैमी। क्या नाम है? होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। होलोगैमी में क्या होता है बच्चों? जो वेजिटेटिव सेल होता है ना, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो ही गैमीट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ध्यान से सुनेंगे, जो वेजिटेटिव सेल होता है ना वो गैमीट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और ये दोनों गैमीट जो होते हैं ये आपस में सेम मदर के नहीं होते। ये दोनों गैमीट्स जो है वो सेम मदर के नहीं होते। तो एक इनमें से मेल की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल की तरह बिहेव करता है, और क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, यस और नो, और पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? बेबी बन जाएगा, न्यू एल्गी बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि एल्गी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन एब्सेंट होती है। तो जाइगोट से ही हमें क्या मिलती है? न्यू एल्गी मिलती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो नेक्स्ट आप सबको पता ही है बच्चों, आइसोगैमी। नेक्स्ट जो आपको पढ़नी है वो है आपकी आइसोगैमी। आइसोगैमी क्या होता है बच्चों?
जब दो गैमीट्स जिनमें कि एक कैसा है मेल और दूसरा कैसा है फीमेल, जब ये मोर्फोलॉजी इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है जब वो बिल्कुल सेम हो कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, आइसो का मतलब होता है सेम। जब बिल्कुल सेम मोर्फोलॉजी वाले गैमीट्स आपस में फ्यूज कर रहे हो तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे आइसोगैमी। क्या बोलेंगे? आइसोगैमी। आइसोगैमी में भी ये दोनों गैमीट्स जो है ये आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से क्या बनेगी? जाइगोट से न्यू एल्गी बनेगी। लेकिन इनको देख के आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि इनमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। बेस्ट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होता है 12th क्लास में, क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स भी इसी का एग्जांपल है, आपका जो यूलोथ्रिक्स है वो भी इसी का एग्जांपल है। रिपीट कर दूं, आइसोगैमी क्या होता है? जब दो गैमीट, जैसे कि देखो ह्यूमन में क्या होता है, मेल गैमीट स्पर्म वो बिल्कुल अलग दिखता है, यस और नो, और फीमेल गैमीट जो ओवम है वो बिल्कुल अलग दिखती है, आप देखते ही पहचान सकते हो। लेकिन किसी किसी एल्गी में जो दोनों गैमीट होते हैं ना, मेल और फीमेल, ये इनका मोर्फोलॉजिकल, इनका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल डिट्टो सेम होता है, आप पता ही नहीं लगा सकते कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो इस टाइप का जो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको आइसोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोगैमी। फिर आता है एनाइसोगैमी। फिर क्या आता है बच्चों? एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होता है बच्चों? एनाइसोगैमी में जो गैमीट्स होते हैं ना, ये मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। आप देख के पता लगा सकते हो, आप देख के पता लगा सकते हो कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ठीक है, इनकी जो फिजियोलॉजी होती है, इनकी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी क्या होती हैं बच्चों? अलग अलग होती हैं। तो ये मोर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा देखा जाता है जनरली जो मेल गैमीट होता है ना वो स्मॉल होता है, और जो फीमेल गैमीट होती है, जो फीमेल गैमीट होती है वो कैसी होती है? लार्ज होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? सबसे एडवांस टाइप का जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है oogammy। oogammy में क्या होता है बच्चों? हमेशा फिक्स होता है कि जो फीमेल होगी उसका साइज हमेशा लार्ज होगा और वो हमेशा नॉन मोटाइल होगी, वो जाके मेल गैमेट के पास कभी नहीं जाएगी कि भाई मुझे फर्टिलाइज करो। और जो मेल होगा वो हमेशा स्मॉल होगा लेकिन मोटाइल होगा, हमेशा हमेशा ये रहेगा और नई एल्गी बनेगी। आ गई बात समझ में? होमोगैमी फिर से बता दूं, होमोगैमी में क्या होता है क्रिस्टल? होमोगैमी का मतलब होता है कि जो यूनिसेलुलर एल्गी है ना उनमें जो वेजिटेटिव सेल है वही रिप्रोडक्टिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक मेल की तरह काम करता है और दूसरा सेल फीमेल की तरह काम करता है, आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बन जाता है। सेम मदर सेल के नहीं होते, वो एक ही मम्मी से नहीं बनते वो। आ गई बात समझ में? प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो विशाली, प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ाऊंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या तुम्हें सारे टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है?